प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सूट्स में और प्रोसीडिंग्स में। आज का हमारा टॉपिक जो है ये एडमिशन्स से रिलेटेड है और हम एडमिशन और कन्फेशन में फ़र्क की तरफ हम बाद में जाएंगे। शायद कन्फेशन को हमने इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर लिया है, अगर नहीं भी किया तो हम इसको देख लेंगे। एडमिशन्स जो है ये आर्टिकल 30 से 36 जो है कानून शहादत आर्डर 1984 इसको डील करता है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में 17 से 23 तक जो हैं उनके वो सेक्शंस हैं। इसमें हम इसकी डेफिनेशन को, कौन कौन एडमिशन कर सकता है, किन सरकमस्टांसिस में एडमिशन किया जा सकता है, और नॉर्मली हमने ये भी देखना है कि जो ये एक आप स्टूडेंट्स में ये एक बात पाई जाती है कि जो एडमिशन्स जो हैं ये स्पेसिफिकली डील करते हैं सिविल प्रोसीडिंग्स को, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जनरली तो ये बात हो सकती है कि जो आर्टिकल्स 30 से 36 है कानून शहादत आर्डर 1984 का, कि ये जनरली वो सिविल प्रोसीडिंग्स को डील करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आप ये बात नहीं कर सकते। अगर आप स्पेसिफिकली ये बात कर सकते होते तो आर्टिकल 36 जो कानून शहादत आर्डर का है, जो ये कहता है, जिसकी बेयर रीडिंग आपको ये कहेगी कि एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, तो ये बात शायद ना होती। उसके अलावा अगर ज़ाब्ता फौजदारी का आप सेक्शन 243 देखें कि आप एक एक्विजिशन को एडमिट करते हैं तो मजिस्ट्रेट आपको कन्विक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये है कि जनरली ये डील सिविल प्रोसीडिंग्स को करता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली ये आप बात नहीं कर सकते कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को बिल्कुल ही जो है वो डील नहीं करता। इसकी हम ड्यूरिंग डिस्कशन ये भी आगे देखेंगे कि जब हम क्रॉस रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, जब हम रेस जेस्टे को भी हम देखेंगे, जब हम आर्टिकल 46 की डाइंग डिक्लेरेशन वाला जो आर्टिकल है उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसका डायरेक्ट लिंक इससे कैसे बनता है एडमिशन से, तो ये आपको चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो ये क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि जनरली इसकी पोजीशन ये है एडमिशन की। अगर आप एडमिशन की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो एडमिशन सिंपली जो है वो ये होगा कि ये एक एक्नॉलेजमेंट है फैक्ट की या फैक्ट की इन इशू की, ये एक सिंपली एक्नॉलेजमेंट है। मिसाल के तौर पे आप प्रोसीडिंग्स में, किसी सूट में, आप किसी अदालती चाराजोई में आप ये कहते हैं, एक पार्टी कहती है कि हाँ, ए पार्टी कहती है बी का कि मैंने इसका कर्ज देना है, उसकी ये एक्नॉलेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लीडिंग्स जो है ये एडमिशन होगा, और ये एक डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होगा, ये एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होगा, और इसके लिए फर्दर प्रूफ की बाज़ औक़ात ज़रूरत नहीं रहती। दो ये स्ट्रॉन्ग भी है, ये डायरेक्ट भी है, ये सब्सटेंटिव भी है, लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट कैन बी चैलेंज्ड टू, इसको चैलेंज किया जा सकता है। एक बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, आर्टिकल 30 जो है ये इसकी डेफिनेशन की भी बात करेगा, ये जो है ये भी बताएगा कि किन सर्कमस्टांसेस में कौन एडमिशन कर सकता है, और जो वो पार्टीज है स्पेसिफिकली वो आर्टिकल 31, 32, 33 का अगर आप जॉइंट रीडिंग करेंगे तो उसमें वो लोग आएंगे कौन कौन एडमिशन कर सकता है। अगर फिर आप लेटर ऑन आर्टिकल 35 में जाएंगे तो वो बात आएगी कि किन सूरत हाल में आप ओरल एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्स की दे सकते हैं। 36 में जाएंगे, जिसको हमने पहले डिस्कस किया कि सिविल प्रोसीडिंग्स में अगर दो लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसका हम प्रिंसिपल भी देखेंगे कि वो आर्टिकल क्यों उन्होंने कानून शहादत आर्डर में रखा है। अब इन सारी प्रोविजंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है, जो इकट्ठा इफेक्ट है, उनको इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट फॉर द
पर्पसेस ऑफ योर एग्जाम मैंने आपके लिए तैयार किया है और वह अभी आपसे शेयर करता हूं। और उसके बाद अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन रिलेटिंग टू प्रोविजन रह जाए तो जो यू मे आस्क भी कि भाई फलां प्रोविजन जो है ये इसमें हमने नहीं देखा। हम इसकी सिंपल डेफिनेशन कर चुके हैं, हम इसकी कॉम्प्रिहेंसिव और लीगल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि ये कहता क्या है। एडमिशन जनरली सिंपली हमने देख लिया, एडमिशन इज व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट्स और एक्नॉलेजेस समथिंग अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट। याद रखिएगा कि नॉर्मली और आम तौर पे लोग अपने आप को हार्म करने के लिए स्टेटमेंट्स नहीं देते। तो एडमिशन जो है वो जनरली सेल्फ हार्मिंग होगा, सेल्फ सर्विंग नहीं होगा। जब एक्नॉलेज किया जाएगा कि फलां बंदा, आप एक मिसाल और भी ले सकते हैं कि दो पार्टीज के दरमियान लिटिगेशन, आप कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में आधी प्रॉपर्टी जो है ये तो बी की है। आप इसको ओरली या आप इसको इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट मान लेते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, तो ये एडमिशन हो जाएगा। और इस एडमिशन को फिर आपने, अदालत ने ये देखना है कि क्या ये चैलेंजेबल है या नहीं है, अदरवाइज इसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तस्वर किया जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट इन नेचर होगा। बिजनेस रिकॉर्ड की आप मिसाल ले सकते हैं, दो पार्टीज के दरमियान लिटिगेशन है, बिजनेस रिकॉर्ड पेश किया जाता है जिसमें रिटन फॉर्म में एंट्रीज दर्ज होती हैं और एक पार्टी कह रही होती है कि आज मैंने फलां तारीख को ये पैसे वसूल पा लिए, ये चेक वसूल पा लिया, दैट विल बी एडमिशन टू। इसकी एक आप और मिसाल ले सकते हैं कि कोई रिकॉर्ड ऐसा है जिसका रिकॉर्ड कीपर जो है ये स्टेटमेंट आके देता है, बेशक वो थर्ड पार्टी है लेकिन कोर्ट बाज़ औक़ात किसी थर्ड पार्टी को रेफ़र कर देती है। हमने इसीलिए कहा कि कौन कौन कर सकता है, किन हालात में, किन सर्कमस्टांसिस में एडमिशन हो सकता है। तो ये तो था एडमिशन इन सिंपल वर्ड्स। इन अगर आप इनको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहें कि एडमिशन है क्या, इसका पता होना चाहिए। अब इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है? लीगली इन सारे आर्टिकल्स को सम अप करते हुए मैंने आपके लिए ये एक डेफिनेशन आपके सामने रखी है, एंड यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई योर एग्जामिनर अपार्ट फ्रॉम योर एग्जाम, इवन अदरवाइज। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं तो तब भी आपको एडमिशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, आप जज हैं तब भी आपको पता होना चाहिए। इस एडमिशन का जो आर्टिकल हमने 30 उसमें देखा, उसमें एक तब्दीली आई थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में उसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई थी जिसमें वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी जो है वो एडमिशन के जुमरे में आ सकती हैं, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये सफिशिएंट नहीं है टू मी। अगर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 22 के बाद 22A जो एक नया सेक्शन ऐड हुआ है तो उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स को एडमिट करने की बात की है और उसको एडमिशन की डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जो हमने अभी शायद नहीं किया। डेफिनेशन होगी ए स्टेटमेंट, हाँ वो ज़बानी हो, वो रिटन फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने वो चीज़ें, हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस को हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थंब इम्प्रेशन होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप उनको देख सकते हैं। मेड बाय ए पर्सन और रेलेवेंट पर्सन विच सजेस्ट्स एन इन्फ्लुएंस। अब ये जो रेलेवेंट पर्सन है इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो बाज़ औक़ात एडमिशन जो है वो रेलेवेंट हो जाता है, एडमिसिबल हो जाता है किसी थर्ड पार्टी का भी। उसको हम इलस्ट्रेशंस के चेक करेंगे, इसलिए इस डेफिनेशन में ये रखा गया है। और रेलेवेंट पर्सन विच सजेस्ट्स एन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस
जो आपको एक आइडिया, आपको एक हिंट देता है अबाउट अ फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। दैट वाज द कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन इन लीगल टर्म्स ऑफ एडमिशन। तो ये तो था आपका एडमिशन। इसको आप इन दैट वे जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो इन्फ्रेंस वर्ड है इस पे भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। अगर एक इलिटरेट बंदा अदालत में आता है और वो ये कह देता है कि उसको पूछा जाता है कि भाई ये थंब इम्प्रेशन आपने लगाया था, और वो ये कह देता है मैंने उसको लगाया था। अब अदालत ये नहीं स्ट्रेट अवे प्रिज्यूम कर सकती कि ये उसका एडमिशन है इन दैट पर्टिकुलर आप कह लें सिचुएशन। अदालत को इट शुड गो टू द होल हॉग, मीन्स अदालत को ये देखना पड़ेगा एक्सटेंसिवली विद डीप इंटेंट, क्या वो उस बात को जो है वो समझ भी पा रहा है कि उसने बस स्ट्रेट अवे वो उस पर अंगूठा लगा दिया, क्या उसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में, उसकी रेपरकेशंस के बारे में, उसके नताइज और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो अवेयर था या नहीं था। इन दैट सेंस वो ये कहते हैं कि दो एडमिशन एक कंक्लूसिव प्रूफ है बट दैट कैन बी चैलेंज्ड अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। तो ये डेफिनेशन तो हो गई। अब इसकी काइंड्स की तरफ हम जाएं तो इसकी ब्रॉडली स्पीकिंग दो काइंड्स हैं। टू सर्व योर पर्पस एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आई विल ट्राई टू कन्फाइन माई सेल्फ टू दैट पर्टिकुलर एरिया, कि जो आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करे और आपका मकसद हल हो जाए। तो इसकी ब्रॉडली स्पीकिंग दो जो है वो काइंड्स हैं। एक है जुडिशियल एडमिशन और दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। जैसे आपने जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को देखा था। जुडिशियल कन्फेशन को आप फॉर्मल कन्फेशन एडमिशन भी कहते हैं। सॉरी, फॉर्मल एडमिशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्लीडिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ सूट्स, रिटन स्टेटमेंट्स। आप अदालत में जाते हैं, आपको बात करते हैं, वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनता है। दैट इज जुडिशियल एडमिशन, दैट इज फॉर्मल एडमिशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन भी होता है जिसको आप इनफॉर्मल, कैजुअल और आउटसाइड कोर्ट एडमिशन भी कहते हैं। अब ऐसे एडमिशन को आपने अमूमन अदालत में आके थ्रू ओरल टेस्टिमनी आपने साबित करना है। बाहर कोई आपकी डीलिंग्स चल रही हैं तो आपने थ्रू डॉक्यूमेंट, थ्रू दैट रिकॉर्ड, थ्रू अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, बातचीत हो रही है, आपकी मैसेजिंग है, आपके लेटर्स कन्वे हो रहे हैं एक दूसरे को, तो फिर दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन एंड यू विल गो फॉर दी एडमिसिबिलिटी जब आपको बताया जाएगा कि इन पैरामीटर्स को आपने सर्व करना। तो ये दो इसकी काइंड्स भी आपको आर्टिकल 30 में मिलेंगी, क्योंकि वहां पे बात सर्कमस्टांसिस की, इन्फ्लुएंस की, वो सारी चीजें हो रही हैं। हु कैन मेक एडमिशन? अब ये आर्टिकल 31, 32 और 33 को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी एक लिस्ट मरतब हो जाएगी जिसमें ये कहा जाएगा कि कौन कौन एडमिशन जो है कर सकते हैं, वो कौन कौन सी पार्टीज हैं। सबसे पहले पार्टीज टू सूट्स और प्रोसीडिंग्स जो डायरेक्ट जो है अपने एक दूसरे के राइट्स के लिए वो अदालत में फाइट कर रही होंगी। हु हैव बीन एंटेंगल्ड इन लिटिगेशन, एजेंट्स ऑफ पार्टीज जो ऑथोराइज्ड एजेंट्स होंगे, जिनकी डायरेक्टली अथॉरिटेटिवली जिनको ऑथराइज किया होगा और वो ऑथराइजेशन जो है वो स्टैब्लिश होती है, तो वो लोग एजेंट्स होंगे। बाज़ औक़ात इम्प्लाइडली भी ये बात साबित होती है कि ये फलां बंदा पहले भी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये मामलात करता रहा है, तो ये इसका एजेंट होगा, इसका सर्वेंट होगा। थर्डली, वो पर्सन्स जो ऑक्यूपाई करते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने मालिक को, अपने किसी कंपनी को, कोई डायरेक्टर है जो रोल प्ले कर रहा है बीइंग रिप्रेजेंटेटिव,
कोई बैंकर है जो अपने बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो लोग भी एडमिशन कर सकते हैं और उनका एडमिशन भी एडमिसिबल भी होगा और रेलेवेंट भी होगा, स्ट्रांग भी होगा, पावरफुल भी होगा। स्टेटमेंट्स ऑफ थर्ड पार्टीज, बाज़ औक़ात जैसे आर्टिकल 33 में ये वो कह रहे हैं कि जब आप स्पेसिफिकली किसी को रेफर कर देते हैं, जैसे आपने वो इलस्ट्रेशन पढ़ी होगी कि भाई जाओ ए और बी के दरमियान एक मामला चल रहा है, तो वो कहते हैं जाए भी सी से पूछ ली, ही विल एक्ट एज अ रेफरी। तो ये थर्ड पार्टी विल कम इनटू प्ले। उसकी बात, उसका कहना, उसका एडमिशन जो है, जब उसको स्पेसिफिकली रेफर किया जाएगा तो वो भी एडमिशन ही कहलाएगा। ये जो कैटेगरी हमने फॉर्म की है 31, 32, 33 को मिला के, ABCD जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो ये आल्सो इंक्लूड करेंगे कि जिन लोगों का प्रोप्राइटरी और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट होगा, कोई माली इंटरेस्ट होगा, कोई अदरवाइज कहेगा कि मैं एंसेस्टर हूँ, मेरे परदादा की ये बात थी। दूसरी बात, हु डिराइव इंटरेस्ट, ये भी उसी फॉर्म में आएगा। हुज पोजीशन इज रेलेवेंट, जिसकी पोजीशन का साबित होना रेलेवेंट होगा। हु आर एक्सप्रेसली रेफर्ड, जैसे हमने रेफरी की बात की, तो ये सारे लोग वो लोग होंगे हु कैन मेक एडमिशन। ये तमाम की तमाम चीज़ें आर्टिकल 30 से 36 में डिस्कस की गई हैं। इसी में काइंड्स हैं, इसी में पार्टीज हैं, इसी में डेफिनेशन है, इसी में एप्लीकेबिलिटी है, इसी में इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है जो आर्टिकल 34 है। हमने अभी तक आर्टिकल 30 से 33 तक इसको डिस्कस किया। 34 में वो ये कहते हैं कि भाई यूजुअली तो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वही एडमिशन होता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कोई बंदा भी अपने खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देता या जो सेल्फ हार्मिंग हो। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जो उसके कॉन्डक्ट को और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बताने के लिए ज़रूरी होती है। तो बाज़ औक़ात सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी एडमिशन में आ जाती हैं। उसकी मिसाल वो डाइंग डिक्लेरेशन वाली, उसकी मिसाल अगर कोई किसी को इंजर्ड कर देता है, उसकी मिसाल जो है, अगर आप पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू सिविल प्रोसीडिंग्स देखें तो उसकी मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ कि एक जो है कैप्टन ऑफ द शिप जो है उस पर लाइबिलिटी आ गई, लिटिगेशन जो थी वो उसको उसमें आ गई कि भाई आपने शिप जो है आपकी वजह से वो जिस डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए था वो उधर चला गया समंदर में और उसका नुकसान हो गया। तो वो जो कैप्टन है वो ये कहता है कि भाई मैं अपनी जॉब के दौरान डेली बेसिस पे जिस डायरेक्शन पे शिप जाता है, जिस डायरेक्शन पे मुझे वो जो लॉज हैं, मैरिटाइम लॉज जो मुझे बताते हैं, वो मैं लिखता रहा हूँ अपनी उस डायरी में। तो वो मेरे पास एविडेंस मौजूद है, आई कैन प्रोड्यूस इट, तो दैट विल बी सेल्फ सर्विंग। तो वो दे देता है टू एस्केप दैट लाइबिलिटी, और उसकी बात को माना गया अंडर आर्टिकल 34 जो है। अब रेलेवेंसी पॉइंट 4 है, हु कैन प्रूव, और इसकी रेलेवेंसी कैसी होगी। ये आर्टिकल 34 जो, जैसे हमने सेल्फ सर्विंग की बात की, इसमें एक्सेप्शन 46 की वो डाइंग डिक्लेरेशन वाली। आर्टिकल 27 हमने पढ़ा था कानूनी शहादत में, जिसमें वो कहते हैं बॉडीली फीलिंग जो है या स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको वो साबित करते हैं। आर्टिकल 19 हमने रेस्ट जस्टिस पढ़ा था, जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी जो हैं वो सामने लाई जा सकती हैं, वो एडमिशन के ज़ुमरे में आ सकती हैं जो यूजुअली नहीं होती, बेशक वो सेल्फ सर्विंग हो। तो ये आर्टिकल 34 की ये 3 जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं। इफ़ यू विल गो थ्रू दीज प्रोविजंस तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 5वां पॉइंट जो है, जो आपके एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए है, वो है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू। अब आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 ये कहता है कि एडमिशन जो है
ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट इट मे स्टॉप, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया। हमने इन अल्फाज में कहा कि स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, ये सब्सटेंशियल एविडेंस है, ये पावरफुल एविडेंस है, एंड समटाइम्स यू नीड नॉट प्रूफ, अगर ये बात सामने आ जाती है, लेकिन इट कैन बी चैलेंज्ड। तो इट मे स्टॉप मीन्स आपने एक बात की है, एस्टापल का कानून आपको पता है, 114, 15, 16 आपने देखा आर्टिकल्स, कि आपकी बात पे अमल करते हुए एक पार्टी अपनी सिचुएशन चेंज करती है, मूवमेंट लेती है, आपकी बात को मानते हुए, आपकी बात को एक्सीड करते हुए, उस पर अमल करते हुए, आप उसको अपने जेस्चर से, अपने कॉन्डक्ट से, इन रिटर्न वे बताते हैं अभी ऐसे है, और उस आपकी बात पे वो आगे चल पड़ता है। तो फिर आप डिविएट नहीं कर सकते अपने स्टांस से, आप ये नहीं कह सकते कि भाई तब ये सिचुएशन थी। इट मे ब्रिंग द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल इनटू प्ले। तो एविडेंशियल वैल्यू जो है वो ये है, आप ये कहेंगे कि भाई बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, बट ये कंक्लूसिव प्रूफ बाज़ औक़ात नहीं होता। इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, जैसे हमने पहले देखा। आर्टिकल 113 भी यही बात करता है कि जो फैक्ट्स एडमिट कर लिए जाएंगे उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और अदालत उन पे फैसला कर सकती है, आपके एडमिशन पे फैसला कर सकती है। आपका पूरा इंडिपेंडेंट एक ऑर्डर है, ऑर्डर 22 है गालिबन, जो एडमिशन्स को डील करता है सिविल प्रोसीजर कोड, और उसमें ये लिखा हुआ है कि इवन डिक्री कैन बी पास्ड। तो सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी एविडेंशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कंसर्न प्रोविजंस जो रेलिवेंट हैं वो हमने देख ली हैं सारी, 30 से 36, आर्टिकल 9, 27, 46, 76, 113 और 45। इनमें दो प्रोविजंस जो हमने डिस्कस अभी तक नहीं की वो ये है कि आर्टिकल 36 ये कहता है कि जब दो पार्टीज के दरमियान एक एग्रीमेंट, एक कंप्रोमाइज उन्होंने कर लिया होता है थ्रू ड्यूरिंग निगोशिएशंस, किसी एग्रीमेंट पे पहुंचने से पहले, कि भाई हम ये बात जो है अदालत में नहीं लेके जाएंगे, तो फिर वो बात अदालत में नहीं जाएगी। दैट विल बी कॉल्ड प्रिविलेज्ड एडमिशन। उसकी एक्सप्लेनेशन में वो एक बात करते हैं। लेकिन अगर किसी इलीगल मैनर में, अगर किसी इलीगल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको पूरा करने के लिए कोई ऐसी बात अंडरस्टैंडिंग की गई है, तो फिर आर्टिकल 9 जो है वो प्ले में आएगा, जिसमें कहते हैं कि वकला जो हैं वो किसी इलीगल एक्टिविटी, अगर उनके कोई नॉलेज में बात है तो वो उस प्रिविलेज्ड एडमिशन का हिस्सा नहीं बन सकते। इंडियंस हमसे आगे हैं, चले गए हैं, वो ये कहते हैं कि इवन क्लर्क्स, इंटरप्रेटर्स भी जो है वो अमेंडमेंट करके वो ले आए हैं बात, कि वो भी वो जो है उसमें नहीं आएंगे। इसी तरह 76 में इसका डायरेक्ट रिलेशन कैसे बन रहा है, तो वो आर्टिकल 35 जो कहता है कि ओरल कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी एविडेंस दी जा सकती है। तो 76 भी ये कह रहा है कि सेकेंडरी एविडेंस आप कब देंगे, इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन। आप सर्टिफाइड कापीज देंगे, आप कहेंगे कि भाई ये पोजीशन है तो ये एडमिशन होगा। तो ये सारे आर्टिकल्स इन दैट सेंस जो हैं वो रेलिवेंट हैं। इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस सब्सटेंशियल बट नॉट कंक्लूसिव। पावरफुल एविडेंस स्ट्रॉन्ग, ये डायरेक्ट और इंडिपेंडेंट है, ये रेलिवेंट है, एडमिसिबल है, इट ऑपरेट्स एज एस्टॉपल, कैन बी यूज्ड अगेंस्ट मेकर। सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग जो स्टेटमेंट देगा, जो जनरली होती है, तो उसके खिलाफ जो है वो फैसला लिया जा सकता है। अगर कोई एडमिट करता है, कोई एक्विजिशन, कोई सिविल लाइबिलिटी एडमिट करता है, तो उसके खिलाफ यूज हो सकता है। स्पोर्ट्स अपोनेंट्स केस, ये जो एडमिशन है ये जनरली अपोनेंट के केस को जो सपोर्ट करता है। इसके बाद आप इलस्ट्रेशंस जो हैं, आप यही इलस्ट्रेशंस जो 2 या 3 इलस्ट्रेशंस हैं जो इसमें दी गई हैं, आप उनको दे दीजिएगा, और फाइनल आउटकम जो है वो सारा डिस्कशन का आप उसमें जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आर्टिकल 36 जो मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ये बात करना चाहूँगा कि ये जो प्रिविलेज्ड एडमिशन की वो बात कर रहे हैं कि सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलेवेंट होगा, ये एक पॉलिसी मैटर है, ताकि पार्टीज जो हैं वो फ्रीली
विदाउट एनी एक्सट्रेनियस सर्कमस्टांस अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अगर कोई लीगल एग्रीमेंट करते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए और अपना मामला खुद आउट ऑफ द कोर्ट सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस आर्टिकल 36 जो है ये रखा गया है। हमने बात कर ली कि हम एडमिशन का और कन्फेशन का जो फ़र्क है उसको हम अलहदा देख लेंगे। ये जीनस है, वो एक इसकी एक स्पीशी है कन्फेशन, लेकिन जनरली इट अप्लाइज टू सिविल प्रोसीडिंग्स, बट इट कैनॉट बी सेड अबाउट इट that it never applies to criminal proceeding. This is a wrong notion. Thank you. ये आपका था जो एडमिशन का